Students, today we are going to discuss electrostatics. This is your first topic of 12th standard. So here we will discuss the theory first and then Coulomb's law, its formula and then applications of that formula. तो आइए शुरुआत करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सभी जानते हो, स्टैटिक्स का मतलब स्टेशनरी से है. तो चार्जेस जो स्टेशनरी में होते हैं उन्हीं का स्टडी हमको करना है. तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट एंड वी कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम एंड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस, द पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल. इसकी थोड़ा फिलॉसफी में हम जाएं, इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो आप देखें कि इसके जो डिस्कवरर हैं वो थेल्स ऑफ मिलेटस. बहुत पुरानी बात है, 600 BC से ये पता लगा लिया गया था कि चार्जेस होते हैं. और ये जो चार्जेस हैं वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन आप देखोगे कि दिस इज समथिंग possessed बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. यानी अगर कोई पार्टिकल में, मटेरियल पार्टिकल में चार्ज की प्रॉपर्टी है तो वो सिमिलर पार्टिकल्स में फोर्स लगा सकता है और फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है. तो वो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसको हम चार्ज कहेंगे. और जो भी मैटर है वो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो डाउट न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो वहाँ पर चार्जेस हैं. लेकिन आप देखते हो कि मैटर न्यूट्रल अगर है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल है. तो बिना चार्ज के वो नहीं बनता है. उसमें ज़रूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर हम लोग काइंड ऑफ चार्जेस में जब जाएंगे तो सबसे पहले कौन थे जिन्होंने ये काइंड ऑफ चार्जेस को देखा, उसके बारे में बताया. उसमें आता है ड्यूफे का नाम. ही वॉज द फर्स्ट टू शो टू काइंड्स ऑफ चार्जेस. फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव करके चार्जेस को बताया. पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए कि दोनों को मिला देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं. नहीं तो आप दूसरे भी नाम दे सकते थे, एक को ब्लू कह सकते थे, एक रेड कह सकते थे, कुछ भी हम एक्स वाई कुछ भी कह सकते थे. लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव देने का मतलब ये है कि वो दोनों मिलते हैं, अगर इक्वल हैं, अपोजिट हैं, दोनों मिल करके न्यूट्रल बना लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा. यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब. आप जानते हो कि जैसे I = Q/T होता है, तो Q = I/T हो जाएगा. 1 एम्पियर की करंट अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करती है तो हम कहते हैं कि चार्ज फ्लोन इज 1 कूलम्ब. तो ऐसी उसकी डेफिनेशन होती है. और जो दूसरी यूनिट है स्टेट कूलम्ब है, उसको ESU भी कहते हैं. तो 1 कूलम्ब = 3 × 10⁹ ESU और स्टेट कूलम्ब. तो ये जो चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखा, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है. तो आप जानते हो ये स्केलर क्वांटिटी है. और जब इसको ऐड करते हैं, हम दो बॉडीज़ को लिया और उनके चार्जेस जब ऐड हो जाते हैं तो एल्जेब्रिकली ऐड होना है. तो उसमें एक प्रॉपर्टी एडिटिविटी की आती है. दूसरी होती है क्वांटाइजेशन की, कि चार्जेस जो हैं वो किसी बॉडी में अगर चार्ज हम बढ़ा रहे हैं तो वो स्टेप्स में बढ़ता है. जो आप Q = NE लिखते हैं, E आप मिनिमम चार्ज लेते हो और N जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इसकी वैल्यू हो सकती है. तो Q = NE, जहाँ पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसकी वैल्यू मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब. तो एक क्वांटाइजेशन हो गया, दूसरा एडिटिविटी हो गई, और तीसरा कि टोटल चार्ज जो एक आइसोलेटेड सिस्टम का है वो कंजर्व रहता है, इनवेरिएंस, वो चेंज नहीं होता. और देखें कि जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उसमें मास का वेरिएशन दिखाते हैं, m = m0/√1 - v²/c². लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा हो तो चार्ज बढ़े. मास को बढ़ना वहाँ पर हम समझते हैं, लेकिन चार्ज को नहीं. आप डेली लाइफ में देखो, जैसे कभी प्रिंटिंग मशीन से पेपर जब निकलता है तो वो चार्ज्ड होता है. उसको अगर हम छू लेते हैं और कहीं कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, करंट फ्लो करता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो
चार्जेस जो हैं वो एकुमुलेट हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में आ गए, हमारे हाथों में आ गए, फिर उससे कहीं फ्लो किए तो हम लोगों को एकदम शॉक लगता है। तो सबसे जो हमारे अनुभव में आने वाली चीज़ है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब भी कहीं पर कोई रब करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट हैविंग लोअर वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कम हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी कम रखे, उससे वो लूज हो जाते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट में जिसके हायर वर्क फंक्शन है उसमें वो चले जाते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और सिल्क ने ले लिए, तो जिसने दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई वहाँ पर। और जहाँ आए इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हम लेकर के चलते हैं, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव। तो क्या ग्लास रॉड को किसी के साथ भी रब करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा? नहीं। अगर आप इसको फर के साथ रब करो तो ग्लास रॉड नेगेटिव हो जाती है और फर पॉजिटिव हो जाता है। तो कैसे ये पता करोगे कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव, कौन सी चीज़ नेगेटिव? तो जाहिर सी बात है कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखेंगे, वर्क फंक्शन को देखेंगे कि किसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं। तो उसके लिए ये ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज दी गई है ना। इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो पहले आएगा, इसका मतलब है इस सीरीज में, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो वो दूसरे के साथ अगर रब किया जाएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि फर पहले आया, ग्लास बाद में आया, तो फर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन ग्लास को अगर सिल्क के साथ करेंगे तो ग्लास पहले आ रहा है, सिल्क बाद में आ रहा है, तो ग्लास क्या करेगा? लूज करेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो आप इसका लॉ याद करेंगे कि अगर कोई भी इस सीरीज से दो आप लेते हो मटेरियल, तो पहला जो होगा, अर्लियर अकरिंग जो होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाद में आने वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। पहला फर है, फिर फलालेन है, फिर वूल है, ग्लास है, पेपर है, कॉटन है, सिल्क है, वुड है, मेटल है, रबर है, ऑर्लॉन, पॉलीथाइलिन, टेफ्लॉन, एबोनाइट, ऐसा ये सीरीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं हम। इसके बाद आप देखेंगे चार्जिंग, बॉडी को चार्ज करना है, तो जाहिर सी बात है कि अनचार्ज्ड बॉडी है और कोई दूसरी चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी को ला करके अनचार्ज्ड में टच कराओगे तो वो चार्ज ले लेगा। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग कहेंगे कि टच कराने वाली मेथड यानी कंडक्शन। जैसे ये आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है, जिसमें ये गोल्ड लीव्स हैं और इसमें ये मेटालिक आप देख रहे हो, ये बॉल है। इसमें ये पहले ऐसा डाइवर्स्ड नहीं थी, ये दोनों इस तरीके से थी, है ना। लेकिन जब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाके टच किया, पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए, तो वो एक दूसरे को डाइवर्ज कर दिए। क्योंकि फंडामेंटल लॉ जो है चार्जेस का वो यही है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लाइक चार्जेस ये रिपेल कर गए। तो खैर यहाँ पर हमने इसको चार्ज किया कंडक्शन मेथड से कि एक्चुअली इसको कॉन्टैक्ट में ला करके। लेकिन दूसरी जो मेथड है वो बिना कॉन्टैक्ट में लाए, पास में रख करके बॉडी को चार्ज कर लेना, उसको बोलते हैं इंडक्शन। कि जब कोई चार्ज बॉडी को, जैसे ये मेटालिक स्फीयर है, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को आप लेके आते हो, तो क्या होता है? चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो यहाँ के नेगेटिव चार्ज जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ के एक्युमुलेट हो गए, तो यहाँ जहाँ से आए वहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है चार्ज का। तो इसके पास आपने पहले, सबसे पहले इसको लाया तो ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। अब क्या करना? ये बाउंड चार्जेस कहलाएंगे, ये फ्री कहलाएंगे। इसको आप अर्थिंग प्रोवाइड कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज फ्री थे, चले गए ग्राउंड में, ये बच गया। अब अर्थिंग हटा दो आप, अर्थिंग हटा करके फिर आप ग्लास रॉड को दूर ले जाओ, तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो केवल बच जाएंगे, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, है ना। तो इस तरीके से अगर आप उल्टा करते कि यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज लेके आते तो यहाँ पॉजिटिव पहले होते, नेगेटिव बाद में होते, पॉजिटिव बाउंड होते, ये नेगेटिव चले जाते, फिर ये पॉजिटिव बच जाते, पूरी बॉडी पॉजिटिव हो जाती। तो कैसे चार्ज करना है? तो उस तरीके से आपको पास में लाना है। दूसरा तरीका, दो मेटालिक स्फीयर को कॉन्टैक्ट में रखो। इंडक्शन के लिए आप एक ग्लास रॉड को ले आए,
यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर क्या करना है, इनको दूर दूर कर लो, तो ये नेगेटिव वाला ये वाला रह गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया। इसके बाद फिर इसको हटा लो, फिर ये नेगेटिव बच गया, ये पॉजिटिव बच गया। तो इस तरीके से इंडक्शन से कि विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वी कैन चार्ज अ बॉडी। सो दिस इज द प्रोसेस। अब फंडामेंटल जानने के बाद हम लोग आते हैं कि कैसे दो चार्जेस के बीच में, जैसे हमने कहा कि लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो क्या होता है उनके बीच का फोर्स। तो जाहिर सी बात है, चार्जेस ज़्यादा होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, अनलाइक हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स जो है चार्जेस के मल्टीपल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जितनी दूर डिस्टेंस होगा फोर्स कम होता चला जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको याद आ रहा होगा जो ग्रेविटेशनल लॉ था, F = G m1m2/r², है ना। उसी तरीके का है ये F = K Q1Q2/r²। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल अट्रैक्टिव होता है, जबकि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये आपको, और ये जो कांस्टेंट जिसको हमने K कहा, इसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है ना, Q1 Q2/r², और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 9 × 10⁻⁹ आती है। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 जो है ये क्या कहलाता है, ये एब्सोलूट परमिटिविटी बोलते हैं इसको, और फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एयर में, है ना, ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। अगर आप इन चार्जेस को उठा करके पानी में डुबा दिए, कैरोसिन ऑयल में डाल दिए, या इनके बीच में माइक आप रख दिए, पेपर रख दिए, ग्लास रख दिए, तो क्या उनके बीच का फोर्स चेंज होगा। तो आंसर आता है यस, द फोर्स विल चेंज। व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, इट विल बिकम 1/k टाइम्स। जहाँ पर k, यहाँ पर वो k अलग चीज़ है, वो उसको 1/4πε0 की जगह में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन ये k हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये 1/k हो गया, तो क्या हो जाएगा फोर्स मीडियम में 1/4πε0 K Q1 Q2/r², है ना। तो जो k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हम देखें कि अगर जो एयर में फोर्स होता है और मीडियम में फोर्स होता है, उनके रेशो के बराबर, कि मीडियम में फोर्स FA/K हो जाएगा, तो एयर का फोर्स मीडियम के फोर्स का k टाइम्स है। ठीक है, तो ये, तो आप कहेंगे कि फोर्स जो डाइलेक्ट्रिक में होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं कि एयर का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1.00026 है, ग्लास का 3 to 4 के बीच में होता है, माइका 3 to 6 में हो सकता है, वाटर का 81 है। इसका मतलब है कि वाटर में अगर आप डालोगे तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो ड्रेस्टिकली कम हो जाता है। जैसे NaCl को घोलने के लिए आप पानी में डाल देते हो, तो Na+InCl- आयनाइजेशन क्यों हो जाता है, अलग अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का फोर्स कम हो जाता है। अगर इसका 81 है तो 81 टाइम्स फोर्स जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरा नहीं भरा है, हाफ भरा है, 1/3 भरा है, या T थिकनेस भरी हुई है, या ऐसे दो मीडियम आपने ले रखे हैं K1 K2 के T1 T2 थिकनेस है, तो उसमें कैसे फोर्स लिखा जाएगा। तो वहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है वो निकालते हैं। जैसे T थिकनेस की इक्विवेलेंट क्या होगी, या R जो डिस्टेंस मीडियम में है, एयर में अगर हम रखें उतना ही फोर्स लगे, वो डिस्टेंस क्या होगी, इसको बोलते हैं एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। मान लो जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है 1/4πε0 K Q1 Q2/r², ये मीडियम में रखने पर लग रहा है, और हम कह रहे हैं एयर में रखते हैं हम r' डिस्टेंस पर, तो इसको किससे कंपेयर करते, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो r' क्या होता, KR² होता। तो r' जो है एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस, यानी जो ये फोर्स r डिस्टेंस में मीडियम में लगा रहा है, तो एयर में वही फोर्स कब लगेगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, तो r' R√K पर होगी। इसको बोलते हैं एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसकी एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगी, T√K। तो आपको जब फोर्स लिखना हो तो आप क्या करोगे, फोर्स = 1/4πε0, बिल्कुल वैसे जैसे एयर में लिखते हो, इंटू Q1 Q2 अपॉन एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। जैसे T थिकनेस हो गई तो एयर में कितनी बची, R-T, और इसका एयर इक्विवेलेंट लिख लो, तो R-T में ऐड कर दो T रूट को, K को होल स्क्वायर कर दें। तो इस तरीके से फोर्स लिख सकते हैं।
मान लीजिए आपके दो मीडियम होते, जैसे टी है, इसको हम T1 कर देते हैं कि भाई एक T1 मीडियम का है और दूसरा T2 थिकनेस का मीडियम है। इसमें K1 है, इसमें K2 है, ये Q1 Q2 ऐसे थी, ये डिस्टेंस इनके बीच में R थी। तो इसमें आप जब फोर्स लिखते तो क्या लिखते, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस बताना, R माइनस T1 और T2 को तो माइनस कर दो आप, तो अब एयर की डिस्टेंस हो गई। अब इनकी एयर इक्विवेलेंट लिख दो, क्या लिखोगे, T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 और फिर उसका होल स्क्वायर कर देना। तो इस तरीके से हम फोर्स लिख सकते हैं अगर हमको डाइलेक्ट्रिक दिए हुए हों। तो ये तो बात हुई थ्योरी की, इसकी हिस्ट्री की। अब हम लोग थोड़े इसके क्वेश्चंस देख लें कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो एग्जांपल्स हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, थोड़ा देख लें। और दिमाग में ये ध्यान रखना है आपको कि जो फोर्स है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ डील्स विद द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी फोर्स को ऐड करो, डायरेक्शन को ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर 3 चार्जेस दिए हुए हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। ये ABC ट्रायंगल बनाया और यहाँ कैपिटल Q, यहाँ स्मॉल q चार्ज रखा। क्वेश्चन क्या पूछा, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q। तो C में रखे हुए चार्ज पर इसने फोर्स लगाया, FCA, ये वाला फोर्स आया, उसको हमने x लिख दिया है। क्या मतलब x का, KQQ/A² को हमने x कह दिया। तो ये फोर्स x है, ये भी x ही होगा, यहाँ भी QQ है, डिस्टेंस भी वही है। तो ये दोनों x हुए, x की वैल्यू बाद में रख देंगे हम लोग। अब x फोर्स इन 60 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आप पैरेललोग्राम लॉ जानते हो, तो उसमें से √3 हो जाएगा। तो वो √3x हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका। ऐसे आप ये स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में ए साइड का लिया है आपने, ABCD दिखाया गया है। 3 चार्जेस तो कैपिटल Q के लिए हमने, A पर स्मॉल q, अब स्मॉल q पर फोर्स पूछ लिया, तो इसने लगाया, तो ये तो बराबर रहेंगे, KQQ/A², x लिख दिया हमने। और ध्यान देना कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, और ये तीसरा भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा है। इसलिए जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका जो फोर्स होगा वो इनके रिजल्टेंट में ऐड हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट जो आएगा x का 90 डिग्री पर है, तो x√2, और इसका x/2 क्यों आया, क्योंकि जो A पर C ने लगाया वो है KQQ/A√2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस A√2 है, इसलिए x/2 आया। तो ये ऐसी रिजल्टेंट आपने निकाल लिया। तीसरा, अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई वेक्टर के फॉर्म में लिखना आना चाहिए हम लोगों को। तो देखो, जैसे स्मॉल q यहाँ हमने रखा हुआ है और ये कैपिटल Q है ओरिजिन पर, है ना, XY कोऑर्डिनेट पर आपने स्मॉल q रखा, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ वाला वेक्टर r इक्वल टू क्या लिखोगे, IX + JY। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, √x² + y²। चलो अब यहाँ फोर्स लिखते हैं हम कि स्मॉल q पर कैपिटल Q ने कितना फोर्स लगाया। तो कितना लगाया, KQQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसी में है जहाँ R है, इसलिए यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो R² का R³ हो जाएगा, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला ये बन गया, KQQ/R³ इंटू वेक्टर R। अब इसमें वैल्यू रख दो, वेक्टर R पता है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, लिख दिया हमने, KQQ इंटू ये IX + JY ये हो गया, और R जो था वो √x² + y², रूट का मतलब 1/2, और पावर 3 है तो 3/2 हो गया पावर। तो ऐसे लिखना। अब देखो, इसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि क्यूब में अगर ये ABCD पर चार्जेस रखे हुए हैं, सब स्मॉल q के, है ना, और इनके कोऑर्डिनेट्स सामने ये XYZ एक्सिस दिख रहे हो, कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने, A00 000 AAA 0A0, ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, और पूछ लिया स्मॉल q पर नेट फोर्स बताओ। तो आप कहोगे कि भाई जो भी फोर्सेस हैं, तो हम कहेंगे कि B ने कितना फोर्स लगाया A पर, तो AB है वो, प्लस C ने कितना लगाया तो AC है, D ने कितना लगाया तो वो AD है। तो ये तीनों का सम आपको लिखना है। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं कि इनके अलग अलग फोर्सेज हैं, जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर सम आता है, तो इनकी वैल्यू अब लिखना है। तरीका यही है लिखने का। लेकिन आप कहोगे यहाँ वेक्टर कैसे निकालें, तो जैसे आप BA लिख रहे हो, B से A में वेक्टर लिख रहे हो, फाइनल पॉइंट A है आपका, कोई भी वेक्टर लिखोगे फाइनल पॉइंट A ही आएगा,
है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है A00, और जहाँ से जैसे बी ए लिख रहे हो आप, तो ये माइनस ये करोगे आप, तो a माइनस ए, तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। देखो आर ए बी इज इक्वल टू एक्स नहीं आया, आई नहीं आया, लेकिन ये 0 माइनस ए करोगे और फिर 0 माइनस ए करोगे तो j और k में रहेगा। तो आर ए बी इज इक्वल टू माइनस ए जे माइनस ए के, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ऐसे आप सी ए निकाल लो, ऐसे आप ए सी और ए डी निकाल लो आप, है ना। इसके कोऑर्डिनेट से उनको माइनस कर देना, उनकी मैग्नीट्यूड निकाल के रख लिए, और ये आपने फार्मूला लिखा ही हुआ है KQ1 Q2 यानी KQ स्क्वायर, और फिर वेक्टर अपॉन ये उसका क्यूब, वेक्टर अपॉन क्यूब, वेक्टर अपॉन क्यूब, ये वैल्यू को उठा के रखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे काम करना है हमको। अब एक एग्जांपल ये वाला देख लें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमको बहुत करने पड़ते हैं कि ये दो बॉल्स हैं, दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं कॉमन पॉइंट से, और ये सिमिलरली चार्ज्ड हैं, इक्वल चार्ज बल्कि यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में, और मास भी इक्वल है, लेकिन मास को फाइंड करना है, चार्ज दिया हुआ है, लेंथ दिया है, एंगल दिया है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आपको पता है कि mg को किसी ने बैलेंस किया होगा, ये इसने इस पर फोर्स लगाया, उसको किसी ने बैलेंस किया होगा, तभी तो यहाँ रेस्ट में है ये। तो ये टेंशन जो है ना, इसका कंपोनेंट निकालोगे आप t cos थीटा t sin थीटा, तो आप खुद ही देखोगे t sin थीटा इज इक्वल टू एफ ई, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना, और t cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई अपॉन जी टेन थीटा। एफ ई की वैल्यू आपको लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये L है तो खुद ही देख लो, ये L साइन थीटा है, ये भी L साइन थीटा है, तो टोटल क्या हुआ 2L साइन थीटा। तो ये 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 ये जी टेन थीटा लिखा ही हुआ है। तो इससे m निकाल लिया, आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को करना है। ध्यान में क्या रखना है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। जैसे यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का भी आ गया, देखो क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम का है, कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ Q वेयर इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो दो चार्जेस दिए हुए थे आपको, 4 कैपिटल Q और ये कैपिटल Q ए बी में, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है R। तो कहता है कि एक चार्ज आपको बीच में रखना है, तो कहीं पर, तो कहाँ पर रखना होगा कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहे मतलब इस पर नेट फोर्स 0 हो, तो ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपने लिया हुआ है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो उनके फोर्सेस बराबर हो जाएं। Q पर A ने कितना लगाया और Q पर B ने कितना लगाया, ये फोर्स बराबर कर दें। तो A ने कितना लगाया, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस x लिए हुए हो, तो यहाँ से r माइनस एक्स हो गई। तो देख लो आप KQ1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, इसका फोर्स करोगे तो KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ गई। तो ये अब जैसे इसमें पूछ लेता कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी इसकी कि अनस्टेबल होगी। तो देखें, स्टेबल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा अगर खिसकाएं तो वापस आए। तो जैसे इसको खिसकाते तो चूंकि ये रिपेल कर रहा है उसको, तो इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया, इसका ये भी रिपेल कर रहा था लेकिन इसका रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा ऐसे यहाँ पर ले जाने से, थोड़ा सा डिस्टेंस ले जाने से। तो ये वाला उसको कहेगा वापस जाओ भाई, क्योंकि इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया, इसलिए वापस अपनी पोजीशन में जाएगा। तो कैसा होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अब हम आपको देंगे, आप उसको ट्राई करना, नहीं बनेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से फिर आगे फील्ड के आपको समझा देंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमको टाइम मिला हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज करना है, और आप ध्यान से इसको एक बार फिर से सुनना है ना, एक बार देखना, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा ये बड़ा आसान है। और वास्तव में 12th का जो सिलेबस है 11th के कंपैरिजन में बहुत आसान है, आप खुद देखोगे। लेकिन इसके लिए आपका जो समझ है, लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है, ये ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 12th में आपको ये पढ़ाया जाता है। तो ऑल द बेस्ट। अब आपको हम क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा।